तो साथियों, आज हम सभी लोग कक्षा 10 के जो विज्ञान है, तो विज्ञान का अध्याय नंबर जो 12 है, उस अध्याय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। यानी प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, वो कैसे संयोजित किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और देखते हैं। तो इसे देखा जाए कि प्रतिरोध का हमने बताया था कि प्रतिरोध का चिन्ह कैसा होता है। तो हमने बताया था कि प्रतिरोध का चिन्ह ऐसे होते हैं। एक प्रतिरोध ऐसे है, मान लेते एक प्रतिरोध ऐसे है, यानी हमारे पास 3 प्रतिरोध मिल गए। कितने प्रतिरोध मिल गए? 3 प्रतिरोध मिल गए और हमको क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है? इन तीनों को हमको आपस में जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग कवर करने वाले हैं। तो बात किया जाए प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यानी प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, अर्थात प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ा जाता है। पहला क्या है? तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी जो पहले क्रम जो जोड़ते हैं वो कहलाता है एक श्रेणी क्रम संयोजन। जो दूसरा तरीका है उस तरीके को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पहले श्रेणी क्रम संयोजन को सीखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है। तो मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध, इसका यानी एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और R3, यानी R2 और R1 और R3 3 प्रतिरोध थे, तीनों को हमको जोड़ना था। तो हम पहले देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं। तो ये जोड़ा गया है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि जैसे देखो हमारे पास 2 मार्कर हैं। कितने मार्कर? 2 मार्कर हैं। तो ये मान लेते हैं कैप है, ये भी कैप है। तो हमने इसके पीछे वाले सिरे पे कैप वाला सिरा लगा दिया। उसके पीछे क्या है? पीछे वाला सिरा है, इसके पीछे वाले सिरे पर भी हमने क्या कर दिया? कैप वाला लगा दिया। नहीं लगा दिया? ये लगा दिया। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि कैप वाला आगे है और पिछले वाले हिस्से में कैप वाला जुड़ गया। इसका भी पिछला वाला हिस्सा था, उस पिछले वाले हिस्से में कैप वाला हिस्सा जुड़ गया। नहीं जुड़ गया? तो ऐसा जो संयोजन होता है तो उस संयोजन को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका मतलब ये कि पीछे वाला हिस्सा दूसरे के आगे वाले हिस्से से जुड़ा हो, इसके पीछे वाला हिस्सा तीसरे के आगे वाले हिस्से से जुड़ा हो। देखो जुड़ा नहीं जुड़ा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखे होंगे आप लोग कि विद्यालयों में जब प्रार्थना होता है, क्या होता है? प्रार्थना होता है। तो प्रार्थना में क्या करते हैं? सीधे लाइन में बच्चे को खड़ा करते हैं। एक का चेहरा पीछे, उसका पीठ पीछे होता है, उसके पीठ के पीछे दूसरे लड़के को खड़ा करते हैं कि वो लड़का, यानी जैसे देखो हमने क्या बताया, प्रार्थना में जब लाइन खड़ा करते हैं तो एक लड़का आगे खड़ा होता है, उसके पीछे एक लड़का खड़ा हो गया, उसके पीछे दूसरा लड़का खड़ा हो गया। तो क्या होता है, एक जो लड़का है तो दूसरे लड़के की पीछे वाले हिस्सा को देख रहा है, आगे वाला जो लड़का है तो आगे वाले हिस्से को देख रहा है, ऐसे जुड़े हुए। तो उसी प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो इसको अगर आपको परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी परिभाषा आपको लिखना है तो कैसे लिखें। तो देखो क्या हुआ, इसका जो पहला वाला सिरा था और इसका R1 का दूसरा वाला सिरा हो गया, ये R2 का ये पहला वाला सिरा हो गया और R2 का ये दूसरा वाला सिरा हो गया। R3 का जो ये वाला सिरा है पहला सिरा है और ये क्या है? दूसरा सिरा है। तो हमने कैसे जोड़ा हुआ है, कैसे जोड़ा? देखो हमने क्या किया, जो पहला वाला प्रतिरोध था उसके दूसरे वाले सिरे को हम लोग किसे जोड़ दिए? जो दूसरा वाला प्रतिरोध था दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। इसका मतलब ये कि पहले वाले प्रतिरोध का जो दूसरा वाला सिरा था तो उस सिरे को हम लोग दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। फिर क्या किए, जो दूसरा वाला प्रतिरोध था उसके दूसरे वाले सिरे को हम लोग तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ दिया। यही श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि
प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध ये हो गया, इसका दूसरा वाला सिरा ये है, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो वो पहले सिरे से जुड़ा है, नहीं जुड़ा हुआ है, के सिरे से, तथा दूसरे का दूसरा सिरा, यानी दूसरा वाला जो प्रतिरोध है इसका दूसरा वाला जो सिरा है, तो इस सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाए, जो तीसरा वाला प्रतिरोध है इसके पहले वाले सिरे से जोड़ा जाए। तो इस प्रकार अगर जोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है। तो हमने ये देख लिया कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम लोग देखेंगे निगमन। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे निगमन, किस इसका निगमन कैसे करेंगे। जो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है इसको हम लोग कैसे निगमन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब लोग हम चलिए निगमन को देखते हैं। क्या देखते हैं? चलिए निगमन को देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे निगमन। तो हम लोगों ने देखा कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध थे। कितने प्रतिरोध थे? हमारे पास प्रतिरोध थे 3। ये हमारे पास 3 प्रतिरोध थे। हमने क्या किया, इस प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ दिया। यानी हमने क्या किया, इस वाले प्रतिरोध को बैटरी से हमने जोड़ दिया है। मानते हैं हमने इसको बैटरी वाले सिरे से जोड़ दे रहे हैं। हमने बैटरी वाले सिरे से जोड़ दिया। जब बैटरी से हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, मान लेते हैं हमने बैटरी जोड़ा, यहाँ पे चाबी लगा देते हैं कुंजी, ताकि कुंजी से हम कंट्रोल कर ले। हमने लगा दिया कुंजी, हमने कुंजी लगा दिया, ये फिर इसका प्लस वाला सिरा, इसका हो गया माइनस वाला सिरा। यानी इसका प्लस वाला सिरा था, माइनस वाला सिरा हमने बैटरी लगा दिया, इसमें प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध का मान है क्या रखा, तो प्रतिरोध का मान हमने रखा, मान लेते हैं R1। जो दूसरा वाला प्रतिरोध था इसका हमने नाम रख दिया R2। जो तीसरा वाला प्रतिरोध था उसका हम नाम रख दिया हमने 3। यानी एक हमने परिपथ बनाया, उस परिपथ में क्या थे, 3 प्रतिरोध थे। तो हमने क्या किया, उन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मतलब एक लाइन से जोड़ दिया। हमने क्या किया, एक लाइन से जोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको सेल से इन बैटरी से जोड़ दिया। और हमने क्या किया, कुंजी लगी हुई थी, क्या कुंजी लगी हुई थी, हमने कुंजी को दबा दिया। जब कुंजी को दबा देंगे तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगी। क्या होने लगेगी, इसमें धारा बहने लगेगी। इसका मतलब क्या, जैसे हम बैटरी को जोड़ेंगे तो इसमें धारा बहने लगेगी। धारा आगे जाएगी, इन सब में बढ़ती चली जाएगी, फिर धारा ऐसे नीचे आएगी, फिर इसमें आ जाएगी। यानी ऐसे धारा इधर से बहती बहती जाएगी, इधर से वापस चली आएगी। इस प्रकार धारा बहने लगती। लेकिन एक बात और आपको नोट करना है। क्या करना है, अभी रुको। जब धारा बहने लगेगी और क्या होगा, तो ये हमने क्या बताया था, हमने जो पिछले प्रतिरोध वाला लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने ये बताया था कि कोई चालक तार है। क्या है, कोई चालक तार है, यदि उस चालक तार में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें, हमने ये बताया था कि कोई चालक तार है, उस चालक तार में अगर हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इसका सिरा ये है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा और यहाँ पर भी विभवांतर होगा। नहीं, तीनों जगह पे विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। हमने बताया था कि चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध लगा था, यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न हो गया। यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा था तो यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न हो गया। और यहाँ प्रतिरोध लगा था तो यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न हो गया। और एक बात और आपको नोट करके ध्यान देना है। क्या नोट करके ध्यान देना है कि नोट लिखो, नोट करके याद रखना है आपको कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें I का मान समान होता है। क्या होता है, I समान रहता है।
और जो V होता है वो असमान रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी हमने क्या बताया, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें I समान रहती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जितनी धारा यहाँ पर बहेगी उतनी धारा इसमें बहेगी, उतनी ही धारा इसमें बहेगी, उतनी धारा इसमें बहेगी, इतनी धारा, यानी पूरे परिपथ में धारा होगी एक ही बराबर बहे। यानी 5 एम्पियर की बह रही होगी तो पूरे परिपथ में 5 एम्पियर ही बहेगी। लेकिन ये बताया गया कि जो विभवांतर होता है वो असमान होता है। मतलब यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो अलग विभवांतर होगा। यानी आपको याद रखना है नोट करके कि जो श्रेणी क्रम संयोजन उसमें I का मान समान होता है और B का मान असमान होता है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो है I1। क्या है वो मान लेते हैं I1 है। और मान लेते हैं कि जो यानी यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर उत्पन्न हुआ V1 है, सॉरी, और यहाँ से जो यहाँ तक विभवांतर उत्पन्न हुआ है ये मान लेते हैं V2 है। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो है I3। तो आपने देखा पूरे परिपथ में धारा समान ही बह रही है लेकिन विभवांतर अलग अलग। यहाँ पर V1 विभवांतर उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो आपको लिखना क्या है, अब आपको लिखना क्या है, देखो तो क्या लिखना है आपको ऐसे कि माना यानी आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद इसके बारे में लिखना भी है। जब इसके बारे में आप लिखेंगे तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो लिखो माना R1 R2 तथा R3, यानी R1 R2 तथा R3 जो प्रतिरोध हैं उस चित्रानुसार मतलब क्या है, ये चित्रानुसार, यानी जो चित्र बना हुआ है इसके अनुसार जोड़े गए हैं। क्या किए गए हैं, चित्रानुसार जोड़े गए हैं, सर जोड़े गए हैं। यानी माना 3 प्रतिरोध थे R1 R2 R3, तो क्या किए चित्रानुसार जैसा यह चित्र बनाया गया वैसे जोड़ दिया गया। फिर क्या किया गया है कि जिनमें I धारा, यानी पहले R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध जोड़े गए। फिर क्या किया, उसमें धारा बहाई गई कितनी, तो उसमें I धारा बह रही है, I धारा बह रही है। तो क्या बताया गया कि R1 R2 R3 चित्रानुसार जोड़े गए, उसमें क्या किया गया, I धारा बह रही है। फिर क्या बताया गया, जो 3 प्रतिरोध लगे हुए थे तो क्या है, जिसमें R1 R2 व R3 ने R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 है और R2 पे V2 है व R3 पे कितना, R3 पे V3 प्रतिरोध है। नहीं, इतना आपको लिख देना है। क्या लिखना है कि मान लेते हैं हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध लिया था R1 R2 और R3, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। वही लिखना है कि माना R1 R2, यहाँ पे R2 रहेगा, R1 R2 तथा R3 चित्रानुसार, यानी जैसा चित्र में दिखाया गया वैसा ही जोड़े गए हैं। जिनमें क्या किया गया, I धारा बाहर प्रवाहित कर दिया गया, यानी बहा दिया गया पूरे परिपथ में। तब क्या हुआ, जिनमें R1 R2 R3 के सिरों पर, R1 R2 R3 के सिरों पर विभवांतर R1 पे V1 और R2 पे V2 और R3 पे V3 विभवांतर उत्पन्न हुआ है। ये चीज़ लिखना था, हमने लिख दिया। क्या लिख दिया गया, इतना चीज़ें हमने लिख दिया। तो अगर और आपके देखा जाए तो देखें कि जो R1 है क्या है,
कि R1 जो है, R1 के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, देखते हैं। तो आपको लिखना है R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। यानी जो R1 है, तो R1 सिरे पर विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, हमको ये देखना है। तो हमने देखा कितना उत्पन्न हुआ है, तो देखा जाए यहाँ पर उत्पन्न जो हुआ है वो है V1। कितना? V1 विभवांतर उत्पन्न हुआ है, कितना उत्पन्न है। और एक चीज़ और आपको बता दें, कल के लेक्चर में हमने जो देखा था, यानी प्रतिरोध वाले लेक्चर में हमने जो देखा था, तो वहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वहाँ पर क्या पढ़ा गया था कि जो V है तथा I है, जिसका अनुपात क्या कहलाता है? R कहलाता है। क्या कहलाता है? V तथा I का अनुपात R कहलाता है। तो V का मान क्या हो जाएगा? तो V का मान हो जाएगा IR। यानी V बराबर क्या हो गया इस फार्मूले से? इससे हो गया V बराबर IR। ये प्रतिरोध वाले लेक्चर में आप सभी लोगों को बताया गया था। तो आप देखिए V लिखा है V, इसका मतलब V मतलब विभव, तो विभव इसका कितना है? V1 है। I मतलब धारा कितनी बह रही है? I धारा बह रही है, I हो गया। फिर देखा गया R यानी प्रतिरोध कितना है, तो इस पर प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध इसका है R1। इतना हो गया, इतना हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है। क्या है? समीकरण फर्स्ट है। फिर हम देखते हैं कि R2 के सिरों पर विभवांतर कितना है। तो देखें जो R2 है, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R2 सिरे के पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? तो हमने क्या देखा? V बराबर IR देखेंगे। तो R2 का प्रतिरोध विभवांतर कितना है? V2 है, तो V2 हमने देख लिया। फिर बराबर क्या लिखा है? V बराबर IR, तो V हमने लिख लिया। इसका विभवांतर कितना था? V2 था। फिर देखेंगे I, तो पूरे में I धारा ही बह रही है, तो I हो गई। फिर देखेंगे R मतलब प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है R2, तो R2 हमने लिख लिया। ये हो गया समीकरण सेकेंड, हो गया। फिर हम देखेंगे जो R3 है, इसका विभवांतर कितना होगा। तो R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या होगा? तो हमने क्या, विभवांतर सूत्र क्या है? V बराबर IR। तो V यानी R3 पर विभवांतर कितना है? V3, तो हमने V3 लिख लिया। फिर देखते हैं V बराबर क्या है? I, यानी पूरे परिपथ में I धारा बह रही है, तो I। और यहाँ पे प्रतिरोध देखा जाए क्या है? प्रतिरोध है R3, यानी R3, तो समीकरण बन गया 3। यानी V1 बराबर IR1, और जो V2 है, V2 बराबर IR2 बना, V3 बराबर IR3 बना। तो अगर हम कुल विभवांतर की बात करें कि कुल विभवांतर कितना होगा, तो देखिए क्या होगा। यानी कुल विभवांतर, हम लोग अगर कुल विभवांतर की बात करें, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर कितना होगा? तो कुल विभवांतर की बात करें तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या दिया है? सभी को ऐड कर दिया जाए, कुल विभवांतर हमको मिल जाएगा। यानी सभी विभवांतरों को ऐड कर दिया जाए, क्या मिल जाएगा? कुल विभवांतर को मिल जाएगा। तो पहला क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कुल प्रतिरोध है। ये तीनों विभवांतर को अगर हम जोड़ दें तो हमको कुल विभवांतर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो देखा जाए V1 का मान कितना दिया है? तो V1 का मान दिया है IR1, और जो V2 का मान कितना दिया है? V2 का मान दिया है IR2 दिया हुआ है। V3 का मान कितना दिया है? तो V3 का मान है IR3। ये चीज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यानी V बराबर IR1, IR2 और IR3 दिया हुआ है। अब हम देखें तो यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यानी तीनों जगह पर I है। तो हम लोग क्या करेंगे? I को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
हमने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है V बराबर I1 R2 और R1 R2 और R3 ये बचा हुआ है। यानी ये हमारा कुल प्रतिरोध यानी कुल विभवांतर है। यानी कुल विभवांतर हमको कितना मिला, तो कुल विभवांतर हमको मिला है V बराबर I, हमको मिला क्या है, यानी V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, हमको ये कुल विभवांतर मिला हुआ है। चीज़ आप लोगों ने देखा। और हम सभी लोग जानते हैं कि B बराबर IR होता है, ये B बराबर IR होता है, ये चीज़ हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है V, तो V की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे V बराबर IR, आई स्मॉल में लिख देते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज़ हमको मिल गया। अब हम देखें तो देखा जाए तो I यहाँ पर भी है और I यहाँ पर भी है, तो ये I दोनों पक्षों में तो है, तो क्या होगा, आई कट जाएगी, तो क्या बचा, तो बचेगा हमारे पास यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचता है। तो ये क्या है, ये प्रतिरोध का सूत्र है। ये क्या है, श्रेणी क्रम, देखो हमको जो मिला है तो ये क्या है, तो यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, आपको याद रखना। यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है, R बराबर R1 R2 और R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो और हमने क्या देखना है, और हमको एक चीज़ देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम को ये देखना है कि इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए थे, तो R1 R2 R3 आ गया। अगर इसमें क्या होते 4 प्रतिरोध लगे होते तो हो जाता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाते कि नहीं हो जाते। अगर इसमें 5 प्रतिरोध लगे होते तो हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो उसी प्रकार यदि n प्रतिरोध लगे हों, क्या लगे हों, यदि लिखो, देखो यदि प्रतिरोध में यानी सॉरी गलत हो गया, यानी यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो, तो n प्रतिरोध होंगे तो क्या सूत्र बनेगा, तब बनेगा R1 यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, तो ये बनेगा इसका सूत्र। तो यदि आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रतिरोध 3 रहेंगे तो सूत्र हो जाएगा R बराबर R1 R2 R3, अगर 4 रहेंगे तो हो जाएगा R1 R2 R3 और R4, ऐसे बन जाएगा। और अगर प्रतिरोध में n यानी परिपथ n प्रतिरोध लगे हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर R1 R2 R3 डॉट 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 RN बार, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। इन दोनों संयोजन को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोग, तब तक अपनी आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा।